मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तो हम एक बार फिर से आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही इकलौता बचाव है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने टूल किट और कोरोना पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीन पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूल किट बाकायदा बनाई। कांग्रेस की ऐसी रणनीति थी कि पीएम की छवि जो है वो न सिर्फ देश में बिगाड़ी जाए, बल्कि विदेशों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिगाड़ी जाए। मीडिया का इसके लिए सहारा लिया जाए। कांग्रेस की कोरोना के नाम पर राजनीति लगातार जारी रही है, जो आए दिन देखने को मिली है, चाहे वो राहुल गांधी के ट्वीट से दिख रही हो, चाहे वो सोनिया गांधी के ट्वीट से। वहीं कांग्रेस की मदद के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ये तमाम आरोप संबित पात्रा ने आज लगाया। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। उन्होंने पीएम केयर्स और वेंटिलेटर को खराब बताने की साजिश भी रची। संबित पात्रा का आरोप था कि जो वेंटिलेटर्स उनके राज्यों में भेजे जा रहे थे, उनको बिना खोले ही ये कहा जा रहा था कि वो वेंटिलेटर्स खराब है। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाती रही है, लेकिन बाकायदा ये इस टूल किट में मेंशन है कि ये राजनीति करनी है इस तरीके से, और उसी के तहत कांग्रेस काम कर रही थी। ये सारे आरोप संबित पात्रा ने लगाए। वहीं WHO ने जो भारत के स्टेन को नकारा है और ये कहा कि कोई स्टेन भारत के नाम का है ही नहीं, उसको कांग्रेस ने तय किया कि उसको भारत का इंडियन स्टेन ही बुलाया जाना चाहिए। ये तय कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सारे आरोप संबित पात्रा ने बाकायदा एक ट्वीट करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ये टूल किट जो कांग्रेस ने तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिगाड़ने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, ये अब सामने आ चुकी है। बहुत सारे पॉइंटर्स वो लेकर आए जिन पर उन्होंने खुलासा किया और ये कहा कि पीएम केयर्स फंड पर भी जो सवाल उठ रहे थे वो भी राजनीति के तहत ही उठाए गए। वेंटिलेटर भी कांग्रेस की तरफ से सियासत किया गया। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यानी यहाँ बीजेपी खुलकर सामने आई और एक एक पॉइंट के हिसाब से बताया कि टूल किट जो है कांग्रेस की वो सामने आ चुकी है, जिसमें दोहरी मानसिकता जो है कांग्रेस की वो नजर आती है। देखिए, इसके पहले भी जब आपको याद होगा किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी बीजेपी ऐसे एक टूल किट को सामने लेकर आई थी और कई दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उजागर हुए थे कि वो किस तरह से भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि उनको भारत की असलियत का पता नहीं है। वैसे ही इस बार जब भारत कोरोना से दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी ही एक टूल किट तैयार की थी जिससे प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए और उनके जो काम किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा उसको नकारने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में, इस टूल किट के बारे में पूरी की पूरी रणनीति बताई गई है। उसी टूल किट को बीजेपी ने आज दिखाने की कोशिश की है। कांग्रेस को जवाब देना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन संबित पात्रा ने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि जो स्ट्रेन भारत में म्यूटेंट स्ट्रेन निकला उसको मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई, इंडियन म्यूटेंट के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई, जबकि WHO कह चुका है कि किसी देश का या किसी शख्सियत के नाम पे वो किसी भी स्ट्रेन का नाम नहीं देते और कम से कम भारत का नाम तो उन्होंने दिया ही नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको दुनिया भर में नकारा भी गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भारत सरकार को और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी के जो काम थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के जो भी इनिशिएटिव थे, एफर्ट थे, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है इस टूल किट के द्वारा। रही जरा आप साथ, संबित पात्रा ने आरोप लगाया साथ ही साथ कि कांग्रेस का व्यवहार गिद्धों की तरह है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है,
वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। अमिताभ जी, जिस तरीके से संबित पात्रा सामने आए, कई पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे कि किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की थी। ये टूल किट के बारे में भी क्या कोई जानकारी दी? ये जो पेपर लेकर संबित पात्रा आए या जो उन्होंने ट्वीट किए, वो उन्हें कहां से मिले? देखिए, इसके बारे में तो उन्होंने जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है और जो कागज़ उन्होंने दिखाए उस पर यूथ कांग्रेस का भी उसमें लोगो, कांग्रेस का लोगो बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से उन्होंने जुगाड़ तो किया ही होगा, अगर उनके पास अपने सूत्र भी होंगे। लेकिन उसी के हवाले से वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस आला कमान पर और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पर कि ये पूर्व नियोजित और वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के काम को और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को नीचा दिखाने के लिए पूरी की पूरी टूल किट बनाई गई थी। और पूरे उसी दिशा में 1 महीने काम हुआ है, चाहे म्यूटेंट को नाम देना हो या फिर मोदी सरकार के दिए गए कामकाज हो, चाहे मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे जो जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट करना हो। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस टूल किट में दी हुई हैं, जो कि अब कांग्रेस मुझे लगता है जल्दी इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी अब इस टूल किट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होने जा रही है आने वाले दिनों में। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। आपसे थोड़ी देर पहले जब संबित पात्रा सामने आए थे तो उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, जिसके लिए वो विदेशी मीडिया का सहारा ले रही है। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। अमिताभ जी, कई आरोपों के बीच संबित पात्रा ने यह कहा कि न सिर्फ देश में, विदेशों में भी किस तरीके से इमेज डाउन करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई है कांग्रेस की तरफ से। ये रणनीति रही है कांग्रेस की और विदेशी मीडिया का सहारा इस पर लिया गया। बिल्कुल, और ये जो टूल किट उन्होंने दिखाई है उसमें 4-5 बातें उस टूल किट में साफ साफ लिखी हुई हैं, जो बीजेपी का आरोप हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के टूल किट में ऐसा लिखा हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए सोशल मीडिया पर सरकार को सवाल उठाने में, और विदेशी मीडिया को फ्यूनरल और डेड बॉडीज जैसी चीज़ों की तरफ आप उनका ब्रेन वॉश करके उसके ऊपर फोकस करने को कहिए फॉरेन मीडिया को। और दूसरा, फॉरेन मीडिया में जो ओपेड पेज लिखते हैं जिसमें ओपिनियन लिखते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कांग्रेस के नेता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार को नीचा दिखाने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस टूल किट जो बीजेपी ने उजागर किया, संबित पात्रा ने जिसको अभी सामने लाया है, वो कांग्रेस की पूरी रणनीति को दिखाता है कि कैसे दुनिया भर के जो बड़े जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं उनके साथ मिलकर और जो भारत और जो ओपिनियंस लिखने वाले जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको, जो विदेशी पत्रकारों में, उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर भारत विरोधी और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनको एडिटोरियल लिखवाने हैं। ये तमाम चीज़ें इस टूल किट में दी गई हैं। इसी का उजागर किया है संबित पात्रा ने, जिसको संबित पात्रा ने कहा है कि निहायत ही ये गलत काम हुआ है, खासकर उस समय जब देश दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को निकालने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान की वजह से बॉम्बे हाई के पास 4 छोटे जहाजों पर 707 लोग फंस गए, जिनमें 707 लोग एक नाव में बताया जा रहा है सवार थे। पहले 146 लोग बचाए जा चुके हैं और अब खबर है कि 31 और लोगों को बचा लिया गया। मतलब ये कि समंदर से 177 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी
530 लोगों को वहां से निकालने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता को लगाया गया है। नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद की ली जा रही है और किसी तरह समुद्र में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो अब तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है, लगातार ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन कल मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। उतनी रफ्तार ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं भर पाया, लेकिन आज मौसम में थोड़ा बदलाव है, उतनी बारिश नहीं हो रही है, हवाएं भी थोड़ी कम हुई हैं, जिसकी वजह से आज चॉपर और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया गया है। और वैसे ही कुछ तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर 707 लोग जो फंसे हुए थे उनमें से 146 लोगों को और उसके बाद 31 लोगों को और निकाला गया है, यानी 185 लोग बचाए गए हैं, बाकियों की तलाश हो रही है। तो बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को निकालने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। चक्रवाती तूफान की वजह से बॉम्बे हाई के पास 4 छोटे जहाजों पर 707 लोग फंस गए थे। 185 लोगों को सुरक्षित इसमें बचा लिया गया है। 522 लोगों को वहां से निकालने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट? कुछ और लोग भी बचाए गए? हाँ बिल्कुल ठीक है अर्पिता, आपने देखिए जो बार्ज 305 था जो सबसे अहम था, उनमें से 177 लोगों को बचा लिया गया है। और जो दूसरा बार्ज है जो मुंबई से सटे दहानू इलाके में बहकर आ गया है, वहां से कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और उस बार्ज में से भी 11 लोगों को एयरलिफ्ट करके किनारे लाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि उस पूरे ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड लगी हुई है। कोस्ट गार्ड अपने हेलीकॉप्टर चेतक की मदद ले रही है और जो बार्ज दहानू से सटे समुद्र सीमा पर किनारे आके अटका हुआ है, वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उस बार्ज में 137 लोग हैं, जिनमें से 11 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। और विवेक, जरा एक चीज क्लियर कीजिए, यहाँ अभी कितने लोगों की जानकारी मिल रही है कि कितने लोग और फंसे हो सकते हैं? आपको बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर 4 SOS कॉल थे, यानी कि 4 डिस्ट्रेस कॉल थे। ये चारों डिस्ट्रेस कॉल बॉम्बे हाई में 4 बार्ज की तरफ से दिए गए थे। ये चारों बार्ज बॉम्बे हाई में है। कुल मिलाकर जो 4 बार्ज हैं, यानी कि जो नाव है, बोट है बड़ी बड़ी, उसमें तकरीबन सभी बार्ज को मिलाकर 707 लोग हैं, यानी कि 707 लोग की जानें अटकी हुई थी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों लगे हुए हैं। 707 लोगों में से अब तक 185 लोगों को एयरलिफ्ट और दूसरे जहाजों में सुरक्षित बैठाकर किनारे लाया गया है। अब बाकी जो लोग बचे हैं उन्हें भी पूरी कोशिश की जा रही है कि नेवी और कोस्ट गार्ड उन्हें सुरक्षित बाहर लिया है, क्योंकि जो चारों बड़े बड़े नाव हैं वो अलग अलग बह रहे हैं, जिनमें से एक नाव है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। उस नाव में 273 लोग थे। 273 में से 177 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पूरी पैरिटी और फोकस उसी बात पर है 305, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वहां पर नाव डूबने की वजह से जो ऑपरेशन फोकस वहीं पर है और नेवी और कोस्ट गार्ड पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी की जो 3 बोट हैं उनमें से एक बोट मुंबई से सटे दहानू के समुद्री सीमा पर आकर अटक गई है। उसमें 137 लोग हैं। कोस्ट गार्ड ने उनमें से चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से 11 लोगों को एयरलिफ्ट कर किनारे पहुंचाया गया है। बाकी लोगों की भी वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और जल्दी सभी लोगों को वहां से निकाला जाएगा। बाकी के जो 2 नाव हैं जो बॉम्बे हाई में अभी भी अटके हुए हैं, वो लोग उसी जहाज में अटके हुए हैं। कोस्ट गार्ड, नेवी और बाकी जो डीजी शिपिंग की मदद से कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। अर्पिता। विवेक, फिलहाल जो मौसम है वो भी बहुत खराब था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी। अब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि मौसम में भी थोड़ा सुधार है। उधर मुंबई के पास आईएनएस कोलकाता ने तूफान की वजह से समंदर में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब हुआ जब आईएनएस कोलकाता बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में ये दोनों लोग समंदर में फंसे दिखाई दिए, जिसके बाद इन्हें वक्त रहते बचा लिया गया। छोटी नाव पर दरअसल ये 2 लोग देखिए सवार थे, जिन्हें वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। ये जानकारी मिल रही है कि वो भी वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन जब
आईएनएस कोलकाता बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में ये दोनों लोग समंदर में फंसे दिखाई दिए, जिसके बाद इन्हें वक्त रहते सुरक्षित बचा लिया गया। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और संदीप, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरे जोरों से चल रहा है, और ये दो लोग भी तस्वीरों में हम देख रहे हैं जो बचाए गए। अर्पिता, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरी तरीके से चल रहा है और ख़ास बात यह है कि इस वक्त कल के मुकाबले आज जो है वहाँ पे विंड स्पीड कम है। हालांकि कल स्पीड जो है विंड स्पीड थी 80 किलोमीटर के करीब प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से चल रही थी। वहीं आज जो बताया जा रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही हैं। सी स्टेट्स बहुत ख़राब है, ये रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है समंदर में, और जो लहरें उठ रही हैं वो 20 से 25 फीट की ऊंचाई की लहरें हैं। इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। मैं बताऊं कि जो भी ऐसे ऑयल रिग्स हैं या इस तरीके की बार्ज है, जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए हर किसी को एक एक लाइफ जैकेट दी जाती है और 10 से 12 लोगों के लिए एक लाइफ बोट भी होती है। लेकिन रात का समय था, जिस तरीके की स्थितियां उस वक्त बन रही थी, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए उस उफनते समंदर में कूदना और अपनी जान बचाना। लेकिन जिस तरीके से P305 जो है डूब चुका है, ऐसे में उसमें से 177 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी जितने भी लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। तकरीबन 96 लोग अभी भी हैं उसमें, जो कि अभी भी जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि जो पूरा का पूरा बाग डूबा है, अब अगर उसके अंदर लोग फंसे हैं तो उनको निकालने के लिए स्पेशलाइज जो गोताखोर हैं वो ऑलरेडी उन सारे जंगी जहाज़ों में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त उस इलाके में रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही सी स्टेट थोड़ा सा, तो उसके बाद ये गोताखोर जाके उन सब जगह से रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि आज सुबह होते साथ ही जो है भारतीय नौसेना का जो लॉन्ग रेंज रिकॉग्नाइज पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट है P8I, उसने अपनी उड़ानें भरनी शुरू कर दी थी और वहाँ से वो पूरे इलाके को सर्च कर रहा है। और जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऊंचाई से भी अगर हम लोग समुद्र में देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी बोट तक नज़र नहीं आती। ऐसे में अगर लाइफ जैकेट पहने कोई शख्स अगर उसमें कूदा हुआ है तो उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि लगातार जो है हर वक्त एक सीकिंग हेलीकॉप्टर उन सब इलाकों में उड़ान भर रहा है। मौसम को देखकर ही जो है इस तरीके के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। एयर ऑपरेशन सबसे ज़्यादा जो बाधित होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मौसम की वजह से। अगर बारिश तेज़ है और वहाँ पे हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है हेलीकॉप्टर को उन सब इलाकों में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने का। जो अभी फ़िलहाल जो जानकारी मिली है, जिन 3 लोगों को जो अभी सीकिंग के जरिए लेके आया गया है, वो लोग जो है ऐसे थे जो कि अभी भी वहां पर चल रहा है। कुछ लोगों के और फंसे होने की जानकारी है और प्राथमिकता ये कि जल्द से जल्द सभी को निकाल लिया जाए। वहीं मुंबई के मलाड इलाके में टौटे तूफान की वजह से एक भारी भरकम पेड़ 5 मंजिला इमारत पर गिर गया। इस हादसे की वजह से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। पेड़ गिरने से बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इसी तरह इस इलाके में कई और पेड़ तूफान में उखड़ते दिखे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। साइक्लोन तौकते की वजह से मुंबई समेत आसपास के जो पूरे इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एसवी रोड का ये इलाका है और यहाँ पे देखें साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि एसवी रोड से लगा हुआ ये पेड़ अपनी जड़ से उखड़कर सामने एक 5 मंजिला जो इमारत है उसमें जा गिरा है और साफ तौर पे जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये थी साइक्लोन तौकते की लगातार जो तेज हवाएं चल रही थी उसका प्रभाव। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पेड़ इसी तरह से अपनी जड़ों से उखड़े हैं और यहाँ पर भी आपको साफ तौर पे उसी का एक हिस्सा, उसी का एक मंजर दिखाई पड़ेगा जिसमें पेड़ जो है वो अपनी जड़ से उखड़ा है और सीधे एक 5 मंजिला इमारत में जा घुसा है, जिसकी वजह से जो पहली मंजिल पर रहने वाले लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अंदर जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है और बीएमसी जो है वो इस पेड़ को हटाने में जुटी हुई है। लेकिन यही स्थिति आसपास भी आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखें ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर इसी तरह के जो पेड़, एसवी रोड का इलाका है, एसवी रोड से ही मलाड और कांदीवली को जोड़ने वाला जो एसवी रोड का ये इलाका है, वहाँ पर इस तरह से जो सड़क पे लगे हुए पेड़ थे वो धाराशाही हुए हैं, उनके हिस्से धाराशाही हुए हैं। आसपास जो इनकी
आसपास जो इमारतें थी वो भी इसकी चपेट में आई हुई हैं और निश्चित तौर पर यही स्थिति मुंबई के कई हिस्सों में आपको दिखाई पड़ेगी। चक्रवाती तूफान टाउटे ने मुंबई में भी काफी तबाही मचाई। दो तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। पहली तस्वीर मुंबई के साइन इलाके की है, जहां तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ गाड़ियों पर गिर गया। दूसरी तस्वीर वर्ली इलाके की है और यहां एक क्रेन तूफान की वजह से उखड़े पेड़ को हटाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। यही नहीं, पेड़ गिरने की वजह से यहां एक महिला की मौत की खबर भी है। वहीं मुंबई के कांदिवली में तो तूफान की वजह से एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे पूरी सड़क बंद हो गई। थोड़ी ही देर में वहां लंबा जाम लग गया, जिसमें एम्बुलेंस भी फंस गई। आनन फानन में वहां बीएमसी की टीम पहुंची और उसके बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया। चक्रवात का असर मुंबई की सड़कों पर आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, जहां पर पेड़ धाराशाही होकर पूरी सड़कों पर गिरे हुए थे। अब उन्हें हटाए जाने का काम शुरू किया गया है ताकि रास्तों को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। धाराशाही हुए ये पेड़, जो चक्रवात आया था ताउते, उसके तेज हवाओं और साथ ही साथ मूसलाधार बरसात की वजह से लगातार अपनी जड़ों से टूटकर, अपने हिस्सों से टूटकर जो है वो दूर तक फैल चुके थे। सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और कहीं ना कहीं यातायात जो था वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। और ऐसे में बीएमसी ने जब बरसात अब थोड़ी रुकी है, स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं, उसके मद्देनजर इन पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया है। फिलहाल जो है कई हिस्सों में पेड़ों को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा ताकि यातायात जो है वो जारी रखा जा सके। एजेंशियल सर्विसेज जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और साफ तौर पे ये भी देखें कि इतना हिस्सा, ये जो ट्रक में लोड किया गया हुआ है, इतना हिस्सा सड़कों पर बिखरा पड़ा हुआ था और इसी वजह से सड़कें पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी और यातायात पूरी तरह से एसवी रोड पर हो नहीं पा रहा था। फिलहाल जो टूटे हुए पेड़ हैं, जो टूटे हुए हिस्से हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिसिटी पोल भी जो है गिरे हुए हैं, जो है बिजली की सप्लाई भी ठप हुई है। उन सब चीज़ों को फिलहाल सामान्य स्थिति में लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त और बीएमसी का ऑपरेशन चालू है। इसके अलावा कई जगह पे एनडीआरएफ भी इसी तरह के ऑपरेशंस करके यातायात और जनजीवन जो है वो सुचारू रूप से चलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर नक्सली हमला हुआ है। बीजापुर में बताया जा रहा है ये धमाका हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हुआ है। ये जानकारी भी सब सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, इस वक्त बीजापुर में एक धमाका हुआ है, जहां जानकारी मिल रही है कि एक जवान भी शहीद हुआ है। आदित्य राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त हम जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या अपडेट? जी अर्पिता, बीजापुर के कुटरू इलाके में आज सुबह सर्चिंग पर सुरक्षा बलों का एक दल सर्चिंग के लिए नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकला हुआ था। इस दौरान कुटरू के जंगल में अम्बेली के इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इस आईईडी ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक आरक्षक शहीद हुए हैं और एक अन्य जवान घायल हुए। इस इलाके में अभी सर्चिंग चल रही है। यहाँ पर कई नक्सलियों की मौजूदगी भी थी। सर्चिंग अभी पूरे इलाके में चल रही है। फिलहाल एक जवान के शहीद होने की और एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है। जी शुक्रिया। अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई में तूफान की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर आई है। ऐसी ही एक घटना मुंबई के विक्रोली इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जहां एक बड़ा पेड़ गिर गया। इसी दौरान एक महिला वहां से गुजर रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक को अभी भी बंद रखा गया है, ताकि सी लिंक पर हादसों को रोका जा सके। मुंबई में आज भी तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है, जिसको देखते हुए समुद्री किनारे पर जितने पेड़ हैं उन्हें रस्सियों से बांधा गया है। मैं इस समय वर्ली सीफेस पर हूं। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं नारियल के, सबको रस्सियों से बांधा गया है ताकि इन पेड़ों से कहीं दूसरे घरों को नुकसान न पहुंचे और ये पेड़ ना टूटे, जिसको लेकर के यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सारे पेड़ों को रस्सियों से बांधा गया है। क्योंकि पिछली बार
इसी तरीके की बारिश हुई थी और तेज हवाएं चली थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए एहतियातन इन सारे पेड़ों को कल से ही बांध दिया गया है ताकि ये पेड़ कहीं दूसरे घरों पर ना गिरे। दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बांद्रा वर्ली सीलिंग को अभी भी बंद रखा गया है क्योंकि तेज हवाएं हैं और ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसको लेकर एहतियातन मुंबई पुलिस और बीएमसी ने बांद्रा वर्ली सीलिंग को फिलहाल पूरी तरीके से कल से ही बंद रखा हुआ है, जो अब तक ओपन नहीं हुआ है। फिलहाल उस पर यातायात नहीं हो रहा है। टाउटे तूफान की वजह से गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर में ज्यादा असर देखने को मिला है। ऊना में तो हवा की रफ्तार से एक मोबाइल टावर पत्तों की तरह गिर गया। 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात पहुंचने के बाद देर रात टाउटे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट से टकराया, जिसके बाद दीव में तेज हवाएं चली, जिससे भारी नुकसान हुआ। तूफान की वजह से वहां कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे भी सड़कों पर गिरे नजर आए। गोवा में भी टाउटे के असर से भारी नुकसान हुआ। गोवा में जगह जगह पेड़ टूटकर गिरे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम हटाने में जुटी। वहीं गुजरात के अमरेली में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई। आपके सामने जरा तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर अमरेली के राजूला की है, जहां तूफान की वजह से दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत की खबर है। 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी अमरेली की ही है और भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली जो नदियां हैं वो उफान पर है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक खबर ये भी अमरेली से सामने आई, जहां एक बच्ची की मौत की खबर है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमरेली की जरा तस्वीरें आप देखिए, जो नदियां हैं वो उफान पर है। गुजरात के ऊना में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई। चक्रवाती तूफान की वजह से वहां 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी चपेट में आकर कई घरों की छतें उड़ गईं। कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, जगह जगह पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। बिजली के खंभे गिरने की वजह से इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। वहीं गुजरात में समंदर के पास वाले इलाकों में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान से गिर सोमनाथ, अमरेली और ऊना जिले में काफी नुकसान हुआ। कई इलाकों में अभी भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने समंदर में 14 जिलों में समुद्र से जुड़े जो 14 जिले हैं वहां पर तूफान की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि अब तक राज्य में तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। यही नहीं, तेज हवाओं की चपेट में आने से 16,000 से ज्यादा झोपड़ियों को भी नुकसान हुआ है। टाउटे तूफान का असर राजस्थान के कुछ जिलों में भी दिखने लगा है, जिनमें डूंगरपुर भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और वहां पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ जगहों पर टिन शेड उखड़ गए। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में बिजली के खंभे भी गिर गए, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई। पेड़ों के गिरने से रास्ते बंद हो गए, जिनको खोलने में प्रशासन अभी लगा हुआ है। साथ ही तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों पर ही रहें। वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान में टाउटे तूफान के दाखिल होने का अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट है कि टाउटे तूफान का असर आज और कल पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों पर पड़ेगा, जहां भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ जिलों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है।